गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अध्ययन कर रहे थे एक्सचेंज कंट्रोल का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसकी विशेषताओं के बारे में, उनके अर्थ के बारे में, उसके कमियां क्या है और भारत के संबंध में विनिमय नियंत्रण के प्रावधान क्या है, इसकी डिटेल स्टडी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। आज हम देखेंगे कि जो विदेशी विनिमय नियंत्रण है उसके मेथड्स क्या हैं, या उसके कौन से ऐसे तरीके या रीतियां हैं या पद्धतियां हैं जिनके द्वारा विनिमय नियंत्रण किया जाता है। यानी विभिन्न देश आपस में जो विनिमय नियंत्रण लगाते हैं वो किन तरीकों से लगाते हैं। किसी भी देश में विनिमय नियंत्रण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो मौद्रिक अधिकारी है या जो कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है वो किस सीमा तक विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल बना सकती है। केवल मात्र आपने कंट्रोल कर दिया है, इससे सक्सेस नहीं हो सकता फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उद्देश्य है वो आप प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं है। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो इनके मेथड्स हैं उसका ज्ञान होना चाहिए कि वर्तमान में जो कंडीशन है उसके आधार पे हमें एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड को काम में लेना चाहिए। तो जो एक्सचेंज कंट्रोल की जो मेथड्स हैं इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पक्षीय और बहुपक्षीय या द्विपक्षीय, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल या मल्टीलैटरल मेथड्स। आज के लेक्चर में एक एक करके हम इन सभी मेथड्स का अध्ययन करेंगे। विनिमय नियंत्रण, इसके दो तरीके आपको बताए गए, यूनिलैटरल मेथड्स एंड बाइलैटरल या मल्टीलैटरल मेथड्स, एक पक्षीय तरीके। दूसरा आपका आता है द्विपक्षीय बहुपक्षीय तरीके। एक पक्षीय रीतियों में जब कोई देश या विशेष के द्वारा अपनाया जाता है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसी देश पे पड़ता है, तो उसको बोला जाता है यूनिलैटरल मेथड्स। यानी जो एक देश है वही इसको अपनाता है, कोई भी देश विशेष। और जब दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर पारस्परिक समझौतों के आधार पर विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए नीतियां बनाते हैं तो उनका प्रभाव भी दो या दो से अधिक देशों के ऊपर पड़ेगा, तो उसको बोला जाएगा बाइलैटरल या मल्टीलैटरल मेथड्स। अब इन दोनों मेथड्स के अंदर कुछ विधियां हैं, इनकी उपविधियां हम एक एक करके उन दोनों को देखते हैं। प्राइमरी रूप से इनको दो भागों में बांटा जाता है, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। पहले हम अध्ययन करते हैं यूनिलैटरल मेथड या एक पक्षीय तरीकों का। इसके अंदर आपका सबसे पहले आता है विनिमय समानीकरण कोष, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। ये क्या चीज होती है? इसके अंदर एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक विनिमय समानीकरण खाता बना लिया जाता है। उसमें विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप लगाया जाता है, आकस्मिक ऊंचावचन को दूर करने के लिए। तो सरकार जो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय को उसकी मांग और पूर्ति के अल्पकालीन असंतुलन को दूर करने के लिए इसका यूज करती है और इस फंड को काम में लेती है। लेकिन इस फंड को हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए या लिमिटेड आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही काम ले सकते हैं। अत्यधिक आर्थिक ऊंचावचन होने पे या फिर हम कहें कि जैसे वार की कंडीशंस हो गई तो वहाँ ये कोष उपयोगी साबित नहीं हो पाती है ये विधि, और ये असफल होती है। दूसरा आपका आता है अवरुद्ध खाता, ब्लॉक्ड अकाउंट। जब कोई देश विदेशियों की कुछ पूंजी जमा रहती है हर देश के अंदर, या युद्धकाल या संकट या कुछ ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, आपस में उनके डिस्प्यूट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो विनियोजित पूंजी होती है उसको, जो जमा धन हम कह सकते हैं एक तरह से उन खातों में जो है, तो उसको बाहर जाने से उस पर रोक लगा दी जाती है, तो उनको बोला जाता है ब्लॉक्ड अकाउंट। हाँ, वो उसको उस देश के अंदर खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा ही उसको जब्त कर लिया, लेकिन वो वहाँ की पूंजी को वापस उस देश में ले जाने की छूट नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो बिल्कुल लिमिटेड पार्ट में छूट दी जाती है उसको, तो इसको बोला जाता है ब्लॉक्ड अकाउंट। तीसरी जो मेथड है इसका वो है नियमन। नियमन या हम कहें कि एक तरह से जो विदेशी व्यापार है उसका नियमन करना, रेगुलेशन करना फॉरेन ट्रेड का, या फिर जो दर है उसका नियमन करना। ये विनिमय नियंत्रण का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, आयात और निर्यात को कंट्रोल किया जाता है, और व्यापार संतुलन को पक्ष में करने की दृष्टि से आयातों को कम करने के लिए नए आयात कर लगा दिए जाते हैं, पुराने करों में वृद्धि की जाती है, या हम कह सकते हैं कि आयातों पर प्रतिबंध ही लगा दिए जाते हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात करों में कमी की जाती है,
आर्थिक सहायता दी जाती है उनको, ताकि क्या हो, विदेशी व्यापार को उन्होंने क्या किया, एक तरह से कंट्रोल कर लिया आयात निर्यात को। आयात पे ज़्यादा कंट्रोल और निर्यात पे सुविधाएं दी जाती है, ताकि जो क्या है, व्यापार का नियमन हो जाए, कंट्रोल हो। तो ये एक तरह से विनिमय नियंत्रण का सबसे कारगर तरीका होता है, जिससे दर भी हमारे पक्ष में होनी स्टार्ट होती है। जिस प्रकार जैसे बैंक दर है, उसके भीतर साख निर्माण और मूल्य स्तर को प्रभावित करती है, तो विनिमय नियंत्रण के लिए बैंक दर का उपयोग किया जाता है। बैंक दर बढ़ाने से विदेशी पूंजी जो है वो देश की ओर आकर्षित होती है, तो इससे जो विनिमय दर होती है वो बढ़ जाती है और पूंजी का बहिर्गमन जो होता है वो रुक जाता है। तो एक तरह से बैंक दर का नियमन करके भी एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है राशनिंग, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी राशनिंग की जाती है। इस रीति के अंतर्गत जैसे सभी विदेशी अर्जित मुद्रा को सरकार अथवा सरकार अधिकृत कोई संस्था है वो क्रय कर लेती है, और विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय विक्रय बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। सरकार का विदेशी विनिमय क्रय विक्रय पर एक तरह से एकाधिकार हो जाता है, और उनको कुछ स्पेशल जो उसके सेक्टर हैं उन्हीं में उसके ट्रांजैक्शन को छूट दी जाती है। मोस्टली ये जो वार के टाइम की कंडीशंस होती हैं उनमें इस नीति का उपयोग किया गया, और भारत ने भी इस नीति का यूज़ किया था, ताकि जो विनिमय संकट खड़ा हो उसका इसे सामना किया जा सके। तो इसको बोला जाता है विदेशी विनिमय की राशनिंग। अगला जो विनिमय नियंत्रण की टेक्निक्स है वो है आपका विनिमय उद्बंधन, या जिसको पैगिंग बोला जाता है, एक्सचेंज पैगिंग। जब कोई देश अपने देश की विनिमय दर को उसकी साम्य दर जो होती है, जो उसकी उसकी इक्विलिब्रियम रेट होती है, उससे बहुत ऊंचे या बहुत नीचे पर निर्धारित करता है। आप समझने की कोशिश करें, जब कोई देश अपने जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है उसकी मुद्रा की, उसको उसकी जो साम्य दर है, इक्विलिब्रियम रेट है, वो कहीं ना कहीं संतुलन आएगी दूसरी मुद्रा के साथ में, उससे बहुत ऊंचा पैगिंग कर दे या बहुत नीचा उसको निर्धारित कर देता है, तो सरकार की इस क्रिया को विनिमय उद्बंधन या विनिमय का किलन कहा जाता है। पैगिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इसको बोला जाता है। ये सरकार के द्वारा जानबूझ के किया जाता है। जब विनिमय दर को सामान्य दर से ऊपर निश्चित किया जाता है तो विनिमय दर को पैगिंग अप कहते हैं, और जब निश्चित निर्धारित किया जाता है तो पैगिंग डाउन बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका विनिमय उद्बंधन या पैगिंग इसको कहते हैं। अगला आपके इसके अंदर आता है मल्टीपल एक्सचेंज रेट, बहुमुखी विनिमय दरें। तो इसमें क्या होता है कि आयात निर्यातों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की जाती हैं, यानी एक ही देश एक विनिमय दर ना अपनाकर आयात निर्यात या पूंजी के लिए या जो कैपिटल आपके देश में आ रही है उसके लिए सबके लिए अलग अलग रेट्स फाइनल कर देता है। आयात के लिए एक्सचेंज रेट अलग हो गई, निर्यात के लिए अलग हो गई, एफडीआई के लिए अलग हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब अलग अलग रेट कोई देश अपनाता है तो उसको बोला जाता है बहुमुखी विनिमय दर। और इस कार्य को एक वैसे तरीके से किया जाता है ताकि जो संतुलन है वो पक्ष में बना रहे। ये जो 1930 की आर्थिक मंदी और 30 में जो लैटिन अमेरिका के साइड के जो स्टेट थे उन्होंने इस चीज़ को काम में लिया था। हालांकि हर चीज़ के लिए अलग अलग दर रखना ये संभव नहीं हो पाता, इसके लिए एक जटिल प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है और एक कुशल योग्यता चाहिए इसको चलाने के लिए। तो ये कोई ज़्यादा विधि उसके बाद उपयोगी साबित नहीं हुई थी। तो ये थी आपकी विनिमय नियंत्रण की एक पक्षीय तकनीकें या यूनिलैटरल मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। पहला था आपका इसका समानीकरण कोष, दूसरा अवरुद्ध खाता, तीसरा नियमन या बैंक दर नियमन, चौथा राशनिंग, पांचवा विनिमय दर का उद्बंधन या पैगिंग, और छठा बहुमुखी विनिमय दरें। अब हम बात करते हैं विनिमय नियंत्रण के मल्टीलैटरल मेथड्स की, बहुपक्षीय तकनीकें, यानी जब दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर पारस्परिक समझौते के आधार पर विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां अपनाते हैं और उनका प्रभाव भी दो या दो से अधिक देशों पर पड़ता है, तो उसको कहा जाता है मल्टीलैटरल मेथड या बहुपक्षीय तकनीक ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। इसके अंदर आपका सबसे पहला आता है भुगतान समझौते, पेमेंट एग्रीमेंट्स। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं या कुछ समझौते किए जाते हैं जिस पे वो अपनी ब्याज दर का निर्धारण करते हैं या जो डिविडेंड रहता है उसका निर्धारण करते हैं या एक दूसरे देश को कोई छूट देते हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके भुगतान के समझौते, ताकि विदेशी विनिमय की
पर्याप्त पूर्ति हो सके, उनके ऋणों का पेमेंट्स हो सके, उनके ब्याज को चुकाया जा सके। तो ये होते हैं द्विपक्षीय समझौते, जो कि दो या दो से अधिक देशों की आपसी आवश्यकताओं के आधार पर फाइनल किए जाते हैं। दूसरा आपका इसके अंदर आता है क्षतिपूर्ति समझौते, कंपनसेशन एग्रीमेंट्स। इस पद्धति के अंतर्गत दो देश आपस में एक जो उनका वस्तु है या जो भी उनका आधार है आपस में विनिमय का, उसके बराबर मूल्य के आयात निर्यात का समझौता कर लेते हैं। यानी कोई एक सौदा है, उसके बदले हमें कुछ चुकाना है, तो उस वैल्यू के बराबर एक क्षतिपूर्ति समझौता कर लिया जाता है कि इतना निर्यात किया तो हम आपसे इतना आयात कर लेंगे, या आयातकर्ता देश आयात मूल्य के बराबर उतने ही निर्यात करने का समझौता कर लेते हैं। यानी एक दूसरे के भुगतान को बराबर करने के लिए विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। इस प्रणाली को बोला जाता है क्षतिपूर्ति समझौते। जैसे कि कोई देश कुछ निर्यात कर रहा है, अब निर्यात करेगा तो सामने वाले देश को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट की बजाय ऐसा समझौता कर लिया जाता है कि आप मेरा ये, आप मैं निर्यात कर रहा हूँ, आप मेरे से परचेज करेंगे और आपके देश से मैं ये वस्तु इतने रेट की खरीद लूँगा। तो दोनों को क्या पड़ता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये एक तरह से विनिमय नियंत्रण का सहारा इसमें लिया जाता है। लेकिन इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये है कि जो श्रम विभाजन है, जो विशिष्टीकरण है, उसको धक्का पहुंचता है, और जो गृह उद्योग होते हैं उनको घाटा मिलता है। और हर चीज़ ऐसी हो भी नहीं सकती कि हम जिस देश को बेचें उसके पास भी ऐसी वस्तु हो जो हमें खरीदनी हो। तो क्षतिपूर्ति समझौते कुछ स्टेट्स के अंदर या कुछ कंट्रीज के अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है विलंब काल हस्तांतरण, ट्रांसफर कर दिया जाता है जो आपके पेमेंट्स हैं उनको। इस पद्धति के अंतर्गत जैसे आयात करता है या कोई आपका लोन का पेमेंट करना है, तो उस भुगतान की समस्त राशि को अपने देश की मुद्रा में अपने देश के अधिकृत बैंक के पास जमा करानी होती है। ये बैंक क्या करता है कि संचित राशि का भुगतान विदेशियों को एक निश्चित अवधि के बाद करने का टाइम ले लेते हैं, और इस जो बीच का टाइम होता है इसमें समझौते के द्वारा ये चीज़ें तय की जाती है। तो इसको बोला जाता है विलंब काल हस्तांतरण। हालांकि इसके लिए कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है हमें, लेकिन इसके बदले जैसे इंटरेस्ट वगैरह इनका पेमेंट करना पड़ता है, और कुछ टाइम के बाद जब हम इनका पेमेंट करते हैं तो जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उसकी अनुमति उस बैंक के द्वारा ले ली जाती है। तो ये होते हैं आपके विलंब काल हस्तांतरण। ये थे आपके बायलैटरल मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। कुछ अन्य तरीके हैं विनिमय नियंत्रण के जिनको हम एक तरह से अप्रत्यक्ष रीतियां कह सकते हैं। जैसे कि पहला है आपका चेंज इन बैंक रेट्स, यानी बैंक दर में परिवर्तन करके, यानी केंद्रीय बैंक बैंक रेट को चेंज करता है जिससे विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अब पीछे आपको बताया गया बैंक दर बढ़ाई जाएगी तो विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ेगा, और विनिमय दर घटाई जाएगी तो जो पूंजी है वो आउटफ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आवश्यकता के आधार पर इसको बढ़ाया घटाया जाता है और जिससे फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा आपका है कोटा सिस्टम या अभ्यंश व्यवस्था। जब देश की सरकार आयात का एक कोटा फाइनल कर देती है तो विदेशी मुद्रा की कमी को कम करने के लिए, तो ये होता है आपका कोटा सिस्टम। नेक्स्ट आपका है टैरिफ पॉलिसी, प्रशुल्क नीति, यानी एक तरह से विनिमय दर के ऊपर टैरिफ लगा दिए जाते हैं पक्ष में करने के लिए, ताकि आयात हमारे कम हो और निर्यात हमारे बढ़े। तो उसको बोला जाता है टैरिफ नीति या प्रशुल्क नीति। नेक्स्ट आपकी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी आयात निर्यात के लिए एक पॉलिसी बना दी जाती है ताकि जो विनिमय दरों को प्रभावित किया जा सके। आयातों पे जैसे कंट्रोल कर दिया जाएगा, निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विनिमय दर को पक्ष में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार है उसका रेगुलेशन कर दिया जाता है या उसको नियंत्रण में रखा जाता है, उसका नियमन किया जाता है। यानी विदेशी मुद्रा की मांग को एक तरह से प्रमाणित कर दिया जाता है कि इतने से ज़्यादा विदेशी मुद्रा की मांग नहीं की जाएगी, इतने से ज़्यादा आयात नहीं किए जाएंगे। तो इसको बोला जाता है विदेशी व्यापार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये कुछ अन्य तकनीकें थी, चेंजेस इन बैंक रेट, कोटा सिस्टम, टैरिफ पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो हमने अध्ययन किया आज मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल का, जिसके अंदर ये हमने शुरू में आपको बताया कि कितने तरीके के होते हैं आपके, मुख्य रूप से दो, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। फिर हमने एक एक करके यूनिलैटरल के देखे जिसके अंदर मुख्यतः आपके समानीकरण कोष, अवरुद्ध खाता,
व्यापार नियमन, बैंक दर नियमन, राशनिंग, पैगिंग एंड मल्टीपल एक्सचेंज रेट। इसी तरह से मल्टीपल जो मेथड्स थे उसके अंदर है हमारे भुगतान समझौते या समाधान समझौते, फिर थे आपके क्षतिपूर्ति समझौते, और फिर था आपका विलंब काल हस्तांतरण। अंत में हमने कुछ अप्रत्यक्ष जो विनिमय नियंत्रण की तकनीक है उनका अध्ययन किया। उसके अंदर आपके प्रमुख थे चेंजेस इन बैंक रेट, कोटा सिस्टम, टैरिफ पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये था आपका एक्सचेंज कंट्रोल का चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।